जाति है, जाति इस देश के मूल में है। जाति के नाम पर ये पूरा समाज बना हुआ है, समाज चल रहा है, तब तो जातियां दिख रही है। अगर जाति नहीं होती तो ये गजट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जाति नहीं होती तो और तमाम तरीके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जाति नहीं होती तो किसी को घोड़ी से नहीं उतारा जाता। जाति अगर नहीं होती तो मटकी को छू लेने पर किसी बच्चे को नहीं मारा जाता। अगर जाति इस देश में नहीं होती तो कम नंबर देने पर कोई अनिल मीणा सुसाइड नहीं करता। जाति नहीं होती तो लैब को डिनाई करने पर पायल तड़वी की स्थिति नहीं होती। जाति नहीं होती तो रोहित वेमुला नहीं होता। तब तो बहुत कुछ नहीं होता। और जाति नहीं होती तो हमारे देश की सरकार जो लगातार कहती है कि हमने इतने पिछड़ों को ये बना दिया, हमने इतने दलितों को ये बना दिया, इतने आदिवासियों को ये बना दिया, तब तो इन सब की नौबत ही नहीं आती। भाई इसका मतलब ये है जाति है। आपके मना करने से जाति खत्म नहीं हो जाती है। आप अगर मना करें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मना करने से जाति खत्म होगी। मना करने से जातियां खत्म नहीं होती हैं, या गजट नोटिफिकेशन के आ जाने से जाति का ऐसा उभार नहीं हो जाता है, या गजट नोटिफिकेशन से जो है आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हो जाता है कि जाति बढ़ गई है। जाति इस देश में है, पहले से मौजूद है, लेकिन उसको ये कह देना कि भाई जाति नहीं है, ये तो सरासर जाति होगी। डेथ वारंट था सर ये उनके लिए। ये देखिए पता नहीं कैसे डेथ वारंट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, क्योंकि ये एक्ट तो अभी तक एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था। भाई कैंपसेज में लागू हुआ ही नहीं था। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो पता चले कोई केस मुकदमा अभी तक हुआ ही नहीं था, तो डेथ वारंट कैसे हो गया? भाई इस एक्ट के माध्यम से क्या किसी पे कोई मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। क्या इस कोई ये एक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में इस देश में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे पास हुआ? नहीं हुआ। तो फिर कैसे डेथ वारंट है? सिर्फ संभावनाओं के आधार पर अगर ये बात कही जाने लगी तो संभावनाएं तो हर इस देश के हर कानून के ऊपर है। उनके भी दुरुपयोग की संभावना है। जो चोरी से जुड़े हुए कानून है, जो रेप से जुड़े हुए कानून है, जो पॉकेटमारी से जुड़ा हुआ कानून है और तमाम तरीके का, क्या उनके दुरुपयोग की संभावना नहीं है? तो क्या दुरुपयोग की संभावना उनकी है तो क्या कानून हटा देने चाहिए? क्या उन पर स्टे ऑर्डर लगा देना चाहिए? फिर तो इस देश के संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब तो जुडिशरी का, पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद इसमें कहा है कि कहाँ जातिवाद है, अब तो सब शादियां कर रहे हैं अंतर जातियां, अब सब चीजें आसान हो रही हैं देश में। अगर ये बात है तो जज साहब ने अपने ही स्टे ऑर्डर में एक बात कही थी कि कैटेगरी के भीतर भी जो है कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के भीतर कई अलग अलग कास्ट हैं। तो इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इस बात को मानते हैं कि जाति एग्जिस्ट करती है, और दूसरी तरफ वो कहें जाति नहीं है, तो ये तो गलत होगा। हम लोग तो पहले से पीछे रहने वाले लोग हैं। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सब दिव्यांग, माइनॉरिटीज़, ये तो वो लोग हैं जो हमेशा से पीछे रहे हैं, कभी आगे आने ही नहीं दिया गया। अगर आगे आ गए होते तो ये स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि वो पीछे हैं तो इसीलिए उनके खिलाफ में कानून भी बनते रहते हैं, उनके खिलाफ में फैसले भी आते रहते हैं। और हमारे जैसे लोग जो लगातार बहुत लंबे वक्त से इस उम्मीद में थे कि संविधान में जिस तरीके की कल्पना की गई थी, जिस तरीके के भाईचारे की बात की गई थी, वो भाईचारा कायम होगा, इंसान को बराबरी का हक और हुकूक मिलेगा, वो चीजें फिर से जो है हमें धूमिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कह रहे थे कि गधों को जो है घोड़ा बना रहे थे सर देश में। अब इसका मतलब गधे एग्जिस्ट करते हैं? घोड़े कौन है, गधे कौन है, ये कौन तय करेगा? हम तो कहते हैं वो गधे हैं, उधर वाले जो हैं वो गधे हैं, क्या वो मानेंगे? भाई गधे और घोड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में गधे भी हैं और घोड़े भी हैं। तो अगर दोनों हैं तो दोनों के लिए तो ट्रीटमेंट अलग अलग होगा ना, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। अब अगर आप उन सबको एक साथ बराबर से ट्रीट करना शुरू करेंगे तो जाति होगी, दोनों के साथ जाति होगी। इसीलिए हम लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में अनइक्वल ढांचा है। सोसाइटी में एक ग्रुप है जिसे अपर कास्ट कहते हैं, एक दूसरा है जिसको लोअर कास्ट कहते हैं, एक है जो जिसके पानी के मटके को छू ले तो वह अपवित्र हो जाता है, एक तबका है जिसको लेकर के ये चीज है कि अगर आप उसके ऊपर आपकी परछाई पड़ जाए तो वो आपके ऊपर मारपीट करना शुरू कर देता है। आप और तो छोड़ दीजिए, अभी इसी एक्ट के मसले पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की जाति खोज करके ले आए। अभी तक हमें तो पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री साहब किस जाति से आते हैं, लेकिन उनकी जाति खोज करके ले आया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातियां हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं और तभी जाकर के इस तरीके के नियम और कायदे कानून आते हैं। अब तो एकलव्य भी नहीं है ना द्रोणाचार्य है, फिर भी आपसे डर रहे हैं आज। भाई ये कैसे कह दिया कि एकलव्य नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है? एकलव्य अगर नहीं होता, द्रोणाचार्य नहीं होता
तो रोहित वेमुला नहीं होता, पायल ताड़वी नहीं होती। अगर इस तरीके के एक्ट जो है नहीं होता तो आपको इंद्र मेघवाल नहीं होता, इस तरीके का मामला नहीं होता, द्रोणाचार्य नहीं होते तो दर्शन सोलंकी नहीं होते। द्रोणाचार्य एग्जिस्ट करते हैं तो इसीलिए जो है आपको इस तरीके के प्रोविजंस की जरूरत है। आपने देखा होगा 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के खिलाफ इस देश में एक पूरा तबका उठ खड़ा हुआ ताकि वो ओबीसी को उसका हक ना लेने दे सके। इसमें पहली बार हमने देखा कि 2012 की गाइडलाइंस में एसटी एससी को शामिल किया गया था, वहाँ ओबीसी नहीं था, लेकिन हमने देखा कि 2012 के बाद में ओबीसी के लेकर के भी उनके साथ भी जातीय उत्पीड़न हुआ, तो यहाँ जाकर के ओबीसी को शामिल किया गया और यही बात शायद उन्हें चुभी है। असल चीज यही है कि ओबीसी उन्हें एसटी एससी के साथ नहीं देखना पसंद था। उन्हें लगता था कि ओबीसी उनका गुलाम है, उनके लिए लठती करेगा और वो एसटी एससी के खिलाफ हो जाएगा, मुसलमान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन पहली बार जो है उन्हें ये एक्ट के जरिए समझ में आया कि जो है एसटी एससी ओबीसी एक तरफ ही है। तो पीएम साहब खुद वो है ओबीसी है, 12 साल से राज कर रहे हैं देश में वो तो, लेकिन पद नहीं भरे गए हैं ओबीसी के देश में। देखिए सिर्फ ओबीसी के सिर्फ पदों की मामला नहीं, एसटी एससी के पदों को भी देखेंगे तो वो भी खाली है और वो तमाम जगह जिस डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो पूरे देश के भीतर वो डाइवर्सिटी का मसला है। और इसीलिए हम लोग लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि कैंपसेज में जो एनएफएस हो रहा है, कैंपसेज में जो सीटों को वैकेंट छोड़ा जा रहा है, जो बैकलॉग के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मसला है, उन तमाम चीजों पर एक्शन लिया जाए। और इसीलिए हम लोग इस तरीके की बातों को कह रहे थे कि समता अगर लानी है तो आपको एक तरफ भेदभाव को रोकना भी पड़ेगा और दूसरी तरफ हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वो नौकरियों में हो, वो विश्वविद्यालय में हो, तमाम जो है आपके रिसोर्सेज में हो, और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक नया शब्द है एनएफएस, नॉट फॉर सुटेबल, इससे क्या समझते हैं सर आप? देखिए नॉट फाउंड सुटेबल लगभग 10-15 साल पुरानी ये कहानी है। जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन इस देश के कैंपसेज में लागू हुआ तुरंत ये टर्म जो है कॉइन किया गया, क्योंकि सिस्टम में लोगों को नहीं घुसने देना था, पिछड़ों को नहीं घुसने देना था, दलितों को नहीं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मामले में देखेंगे तो एसटी एससी को भी रिजर्वेशन 1997 में मिला था, ओबीसी को रिजर्वेशन 2010 के बाद मिला। तो एसटी एससी तो बहुत कम था नंबर में, वो तो बहुत थोड़ा ही था जो आ रहा था, लेकिन ओबीसी क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा और उसका हिस्सा भी ज्यादा था, 27% था, तो उसे रोकने के लिए टर्म कॉइन किया गया एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। ठीक है, नो कैंडिडेट अवेलेबल भी एक कैटेगरी चलती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है चल रही हैं और वो दरअसल हिस्सेदारी से डिनाई करने का ये प्रयास है। जो ओबीसी क्रिमिनल बनता जा रहा है, क्या वो मालदार हो गए? क्यों नौकरी नहीं चाहिए? देखिए अगर आप इसको बात करेंगे तो सिर्फ ओबीसी में क्रिमिनल क्यों खोज रहे हैं, अपर कास्ट में भी खोजिए भाई। क्रिमिनल खोजना है तो क्या एक सेकंड आप इसको देखिए, एक चीज आप देखिए, इस देश में अगर मैं और आप जैसे मैदान में हैं तो ये मान के चलिए हम अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है वो अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं है, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे एसटी को हो, एससी को हो, ओबीसी को हो, महिला, दिव्यांग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मसला सिर्फ क्रिमिनल का नहीं है, मसला ये है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए, इन कैंपसेज में समता किस तरीके से लाई जाए, इन कैंपसेज में बराबरी कैसे लाई जाए, इन कैंपसेज में हिस्सेदारी कैसे लाई जाए, इन कैंपसेज के भीतर एसटी एससी ओबीसी को किस तरीके से बराबरी का हक और हुकूक मिले, इसी की लड़ाई। 80% सीटों पर जो सवर्ण जो है बैठे हुए हैं, जबकि उनकी संख्या 15% बताई जाती है देश में सर। देखिए वही तो चीज है, दरअसल ये एक्ट और इस तरीके के तमाम जो कानून आते हैं एसटी एससी ओबीसी के वेलफेयर के लिए, वो दरअसल उस हेजेमनी को ब्रेक करने का काम करते हैं। और सरकार में बैठे हुए लोग, जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो संस्थानों में बैठा हो, वो जानता है कि किसका किस चीज पर कब्जा है और इसीलिए वो इस तरीके के विरोध करता है। उसे ये विरोध करने की उसकी और कोई वजह नहीं, उसकी वजह है कि उसका जो नेक्सस है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ वो लोग भी आ जाएंगे जिनकी वो परछाई तक बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्हें लगने लगा है कि वो लोग अब एसटी एससी के लोग उनके पास बराबरी से आके कुर्सी बैठेंगे। 85% लोग बताए जाते हैं ओबीसी एससी एसटी, वो क्यों नहीं आ रहे रोड पर सर? देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से मैदान में हैं। आपने किसानों को भी लड़ते हुए देखा, आपने माइनॉरिटीज को भी लड़ते हुए देखा, आपने एसटी एससी एक्ट को भी देखा, आपने जो है रोस्टर आंदोलन भी देखा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, वो अपनी अपनी जगहों पर लड़ाई लड़ रहा है और अलग अलग तरीके से लड़ रहा है। वो कोई रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, कोई नौजवान है तो अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई मनरेगा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसान की शक्ल में लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति, कोई मजदूर है तो मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हर व्यक्ति
कि अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहना कि नहीं लड़ रहा है, ये गलत होगा। दरअसल आप देखिए कि आपके सामने इतने फ्रंट उन्होंने खोल दिए हैं कि आपके सारी ताकत उन्होंने बांट दी है। वो आपको एकजुट नहीं होने देना चाहते। विद्यार्थियों को एक जगह लगा दिया, किसान और मजदूरों को एक जगह लगा दिया, उनके पेरेंट्स को कहीं दूसरी जगह लगा दिया। तो यही चीजें जो है चल रही। कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र? 138 ओबीसी है, 131 दलित सांसद है, क्यों नहीं आ रहे रोड पर? ये देखिए, हमें विश्व गुरु नहीं बनाना, हमें तो बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है। हमें तो संविधान में जो सपना देखा गया था वो बनाना है, हमें विश्व गुरु नहीं बनना है। बहुत क्लियर कट यहाँ से कहना जरूरी है कि हमारे पुरखों ने संविधान में जो सपना देखा था, हमें तो वो भारत बनाना है। इंसान को इंसान माना जाए, बराबरी का हक दिया जाए, यही हमारी लड़ाई है। विश्व गुरु हमारा सपना नहीं।